ओम नमः शिवाय। पिछले वीडियो में हमने कुंडली के सभी 12 भावों के बारे में समझा था। वैसे तो कुंडली के अगर सभी 12 भावों के बारे में विस्तृत विवेचना किया जाए तो 50 वीडियो बनाए जा सकते हैं। और आप सभी को मेरा एक सेंटेंस आप याद रखें कि यदि आप कुंडली के भावों को समझ जाएंगे, अच्छी तरीके से इस पर रिसर्च करेंगे, तो ये न केवल आपके ज्योतिष ज्ञान को पुख्ता करेगा अपितु निष्कर्ष तक पहुंचने में आपकी बहुत मदद करेगा। और यदि आप सिर्फ जन्मांक चार्ट यानी D1 चार्ट के सभी भावों को समझ जाएंगे तो आपको अन्य वर्ग कुंडलियों की आवश्यकता भी कम पड़ेगी या उनको और बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। आज की वीडियो में हम लोग कुंडली के जो सभी 12 भाव हैं उनको कुछ अलग अलग नाम दिए गए हैं, उन नामों के बारे में भी बात करेंगे और भी कुछ ऐसी चर्चाएं करेंगे जो कि आपको इस वीडियो को बार बार देखने के लिए विवश करेगा। और मेरा यकीन रखें कि जैसे जैसे आप ज्योतिष सीखते जाएंगे इस वीडियो को कई बार देखने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो आइए चलते हैं इस यात्रा पर। आगे बढ़ने के पूर्व हमेशा की तरह जैसा मैं आग्रह करता हूँ कि यदि आप ज्योतिष और वास्तु के विषय पसंद करते हैं तो आसान शब्दों में ज्योतिष और वास्तु को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो की सूचना आपको समय से प्राप्त हो सके। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें और औरों के साथ इसे शेयर भी करें। तो आइए चलते हैं अगली यात्रा पर। हमने अपने पिछले वीडियो में जिसमें हमने जन्मांक चक्र के भावों के बारे में डिटेल किया था और आज हम उसी के एक्सटेंशन में हैं। इसमें सबसे पहली बात मैं रिपीट करना चाहूँगा कि भाव स्थिर होते हैं। ये जो भाव दिख रहे हैं आपको प्रथम से लेकर के और द्वादश भाव तक, ये क्या होते हैं? ये स्थिर होते हैं। स्थिर का मतलब अगर प्रथम भाव जहाँ लिखा हुआ है यहाँ प्रथम ही होगा, चाहे इसमें जो भी नंबर्स लिखे हों। जहाँ पर द्वादश लिखा है वहाँ पर द्वादश भाव होगा। अब बात आती है, फिर से मैं आपको केवल रिमाइंडर के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो कुंडली में आपके नंबर्स लिखे होते हैं वो दरअसल राशियों के नंबर होते हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। 1 नंबर का मतलब मेष राशि, 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि, इस प्रकार से 12 नंबर का मतलब मीन राशि। अगर ये नंबर सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि प्रथम भाव में जो आपका प्रथम भाव है यहाँ पर क्या है, यहाँ कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर जो भी नंबर्स लिखे हैं तो वो इंडिकेट करते हैं कि उस नंबर की राशि लग्न में है। प्रथम भाव को आपको मैंने बताया था लग्न भाव बोलते हैं, तो यानी वो राशि लग्न में है। तो उसके बाद अगर लग्न की राशि फिक्स हो गई तो बाकी राशियां अपने आप इस क्रम में पंचम षष्ठम सप्तम में फिक्स हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए कि मीन राशि यानी 12 नंबर की राशि अगर यहाँ पे है तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये राशियाँ यहाँ पर फिक्स हो जाएंगी। तो ये तो आपने समझ लिया। अब हम आज के वीडियो में हम बात करने वाले थे कि देखिए पिछली बार भी हमने नाम की बात की थी, लेकिन एक बार फिर से एक शब्द में यदि नाम देना हो तो हम क्या बोलेंगे, इस विषय पर भी एक बार संक्षिप्त में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि प्रथम भाव है तो प्रथम भाव क्या बोलते हैं, आप अपने शब्दों में बोलें, ये बोलते हैं इसको तन भाव। तन भाव यानी लग्न को तन भाव कहते हैं। दूसरा क्या हो गया, दूसरा कुटुंब या धन भाव। तीसरे भाव को एक शब्द में बोलेंगे पराक्रम भाव। चतुर्थ भाव क्या है, चतुर्थ भाव सुख भाव है। पंचम भाव क्या है, ये पुत्र भाव। षष्ठ भाव क्या है, ये शत्रु भाव। सप्तम भाव को जारा भाव कहते हैं यानी पति या पत्नी का भाव। अष्टम भाव को कहते हैं आयु भाव, क्योंकि यहाँ से हम आयु का निर्धारण करते हैं। नवम भाव भाग्य भाव है। दशम भाव कर्म भाव।
एकादश भाव जो आपने कर्म किया तो आपको क्या लाभ होगा इसके बारे में एकादश भाव बताता है, इसलिए इसको लाभ भाव। द्वादश भाव जो आपने लाभ कमाए उसमें से क्या आपने व्यय किया। तो एक तो नाम आपने ये सब सारे समझ लिए। तो इन भावों के जो ये संक्षेप के नाम थे ये तो आपने समझ लिए। अब ज्योतिषीय भाषा में जब हम ग्रहों के प्लेसमेंट की बात करेंगे कि किस भाव में कौन सा ग्रह, तो इन भावों के एक विशेष नाम भी दिए गए हैं। आइए हम अब इन ग्रह जो भावों के नाम हैं, जो टेक्निकल नाम है, उनको भी हम लोग समझ लें। अब देखिए यहाँ पर मैं हिंदी में प्रथम द्वितीय ना लिख के इसको अंक में लिखूंगा। जैसे फर्स्ट हाउस है तो यानी प्रथम भाव, तो इसको मैं 1 लिखूंगा। दूसरा चतुर्थ भाव को 4 से इंडिकेट करूंगा। सप्तम भाव 7 नंबर हो गया, और दशम भाव यानी कर्म भाव। तो ये 1, 4, 7 और 10 इनको जो टेक्निकली ज्योतिषीय भाषा में बोलते हैं वो बोलते हैं केंद्र स्थान, यानी केंद्र के भाव। ये आप अब ध्यान रखेंगे कि पहला हमने बात किया आपसे केंद्र की बात की। दूसरा जो है अब हम बात करेंगे आपसे त्रिकोण के लिए। तो त्रिकोण में जो 5वां भाव है और 9वां भाव, इसको हम कहते हैं त्रिकोण। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है जिसको ध्यान रखिएगा कि जो ये 1 नंबर की राशि है, यानी जो भी आपका प्रथम भाव है, इसको भी हम त्रिकोण में गिनते हैं। और इसको कई जगह पर आप गुप्त त्रिकोण के नाम से भी समझेंगे या पढ़ेंगे। इसको त्रिकोण में भी रखते हैं और केंद्र स्थान में भी रखते हैं प्रथम को। तो वैसे पंचम और नवम ये हो गया त्रिकोण। और उसके बाद फिर हम आते हैं 3 दुख स्थानों की बात करेंगे जिनको हम त्रिक स्थान कहते हैं। ये भाव हैं 6ठा, 8वां और 12वां भाव। इन भाव को जब आप ज्योतिष की किताबों में पढ़ेंगे तो आपको ये शब्द आएगा त्रिक स्थान। त्रिक भाव कहते हैं यानी दुख स्थान। ये 3, 6, 8 और 12। अब चौथे नंबर पर हम आते हैं। अगर हमने त्रिक की बात की तो अब हम त्रिखड स्थानों की बात करेंगे, जो तृतीय भाव है आपका, और एकादश भाव। इन भावों को हम त्रिखड स्थान के नाम से जानते हैं, त्रिषड या त्रिखड। ये त्रिखड स्थान हो गए। और उसके बाद हम बात करेंगे मारक भाव के। देखिए बार बार बात आती है पत्रिका में कि मारक भाव या मार्केश की बात आप सुनते होंगे। ये दूसरा और 7वां भाव जो आपकी पत्रिका का है, इसको बोलते हैं मारक भाव। और इन्हीं के जो स्वामी होते हैं उनको हम मार्केश के नाम से जानते हैं कि अगर जो भी ग्रह द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी होगा उसे हम मार्केश कहते हैं। अब फिर से आते हैं अब यहाँ पे। तो हमने समझ लिया केंद्र स्थान, त्रिकोण, त्रिक, त्रिखड और मारक स्थान। इसके बाद 3 और टेक्निकल बचते हैं नाम। तो उसमें पहला भाव जो होता है उसको हम पणफर भाव कहते हैं। पणफर भाव का मतलब हो गया कि दूसरा, 5वां, 8वां और 11वां भाव, इसको हम पणफर भाव के नाम से भी जानेंगे। आप जब बुक्स पढ़ेंगे तो जहाँ पर टेक्निकल में आएगा, इसलिए मेरा बताने का उद्देश्य है कि इसको आप आसानी से समझ पाएंगे कि पणफर भाव कौन से हैं। इसके बाद आता है अपोक्लिम, यानी तीसरा, 6ठा, 9वां और 12वां भाव जो है, इसको हम कहते हैं अपोक्लिम। और उसके बाद अंतिम आप देख लें उपचय भाव, यानी तीसरा, 6ठा, 10वां और एकादश भाव, इनको हम कहते हैं उपचय भाव। इन भावों के जो नाम हैं इनको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि जो भी कुछ आपको रेफरेंस बुक्स मिलेंगी जहां आप पढ़ेंगे ज्योतिष के बारे में, चाहे बृहद पराशर होरा शास्त्र जैसा कि मैंने रिकमेंड किया था, या लघु पराशरी पढ़ेंगे, तो ये नाम आपको बार बार सुनने को मिलेंगे।
तो इसलिए इन नामों को, जैसे कि 1 4 7 10 केंद्र स्थान है, त्रिकोण 5वां 9वां, और प्रथम भाव को भी मैंने बताया था कि इसको भी त्रिकोण में ही गिनते हैं और केंद्र में भी आता है। त्रिक स्थान 6ठा 8वां 12वां, तीसरा और एकादश भाव को हम लोग त्रिकट या त्रिषड स्थान कहते हैं, दूसरा 7वें को मारक भाव कहते हैं, इनके स्वामी को यह मार्केश कहते हैं। पणफर भाव दूसरा 5वां 8वां एकादश, अपोक्लिम 3 6 9 और 12 ये अपोक्लिम भाव हो गए, और उपचय भाव 3 6 10 और 11 को उपचय भी कहते हैं। तो जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो बार बार ये शब्द आएंगे, इसलिए मैंने इसको डिटेल कर दिया। इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ लें कि जब ये नाम आवे तो आप इनसे ऐसा ना हो कि फेमिलियर ना हो। ठीक है, अब हम आते हैं कुंडली के एक विशेष अध्याय पे, स्पेशली भाव संबंधित जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसके एक विशेष अध्याय में हम लोग समझेंगे कि कुंडली को देखने का यानी भावों का जो महत्व है वो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। और जैसा कि मैंने बताया था आपसे कि अब जो है, जैसा कि आपने देखा था कि अब बार बार आपको ये समझने की आवश्यकता पड़ेगी जब आप प्रोफेशनली कुंडली को देखेंगे। जैसे किसी भाव के बारे में, जैसे प्रथम भाव लग्न भाव बोलते हैं, तो लग्न का मतलब तन भाव हुआ। तो अब तन से संबंधित इस व्यक्ति का यानी व्यक्ति का धन कैसा होगा, इसका पराक्रम कैसा होगा, इसके सुख कितना होगा, भवन भूमि भवन वाहन का क्या सुख मिलेगा, पुत्र में क्या इसकी स्थिति होगी, पत्नी कैसी होगी, रोग ऋण शत्रु की क्या स्थिति होगी, आयु कैसा है, यानी हम इस लग्न के बारे में हर कुछ यहाँ से अनुमान लगाते हैं। अब एक बात और समझ लें आप, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखिएगा कि जैसे मान लीजिए अब आपको कर्म के बारे में विवेचना करनी है, तो कर्म में आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ 4 नंबर की राशि यानी कर्क राशि है, दशम भाव। तो जब आप कर्म की विवेचना करेंगे तो कर्म का धन यानी लाभ कैसा होगा, ये सब तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं, इसको आप केंद्र में रख दें। तो जैसे मान लीजिए अगर आप पास, मेरे पास तो सॉफ्टवेयर जिसमें सुविधा है, अन्यथा आप मैनुअल भी करेंगे तो मैनुअल भी इस काम को आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अब आपने कर्म के बारे में देखना हो कि आपका कर्म का क्या है, तो इसको आप लग्न में स्थापित कर दें। देखिए कर्म में जो राशि थी कर्क राशि, हमने उसको लग्न में स्टेब्लिश कर दिया। अब यहाँ से इस कर्म का फल क्या होगा यानी लाभ क्या होगा वैसे भी देख रहे थे, अब यहाँ पर धन में इसका प्रतिफल आपको यहाँ से दिखेगा, कर्म संबंधित पराक्रम आपको यहाँ से दिखेंगे, कर्म का सुख आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी विवेचना आप यहाँ से करेंगे, कर्म का जो भी होगा प्रतिफल या पंचम से जो भी संबंध इसका स्थापित होगा वो देखेंगे आप। आपके कार्मिक फील्ड में आपके शत्रु कैसे होंगे, क्या होगा, उसके लिए आप कर्म के 6ठे भाव से विचार करेंगे। इस प्रकार से कर्म का भाग्य देखेंगे और कर्म का निर्धारण होगा कि कैसा होगा, उसका भी आप इस भाव से करेंगे, कर्म के दशम भाव से। और कर्म का लाभ आप यहाँ से देखेंगे और कर्म का व्यय आप यहाँ से देखेंगे। तो एक तो आपने ये देख लिया, फिर से हम लग्न को इस्टेब्लिश करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए भाग्य की बात है या पुत्र की बात ले लें, तो पुत्र की बात है, तो अगर पुत्र की विवेचना करनी है तो हम इस राशि को यानी इस भाव को लग्न में स्थापित कर देंगे। अब हम यहाँ से पुत्र का सब कुछ देख सकते हैं कि पुत्र का धन भाव कुटुंब भाव कैसा होगा, पुत्र का पराक्रम कैसा होगा, पुत्र का सुख कैसा होगा, पुत्र के लिए उसकी जो पत्नी का भाव है ये होगा, पुत्र का भाग्य कैसा होगा, पुत्र का कर्म कैसा होगा, ये हम इस प्रकार से इसकी विवेचना करते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि एकदम आसानी से आप इस बात को समझ गए होंगे कि जिस भाव की विवेचना करनी है उस भाव को आप केंद्र में स्थापित कर दें और उसके हिसाब से उसकी विवेचना कर लें। तो ज्योतिष में जब आप थोड़ी सी भी जानकारी जब आप प्राप्त करेंगे ना, तो आपको इस वीडियो की देखने की बार बार आवश्यकता पड़ेगी जो हमने इसमें बताया है। जब आप समझ जाएंगे तो सारा कुछ ओके है, और आप इस प्रकार से अपने स्वयं से भी आप अनुसंधान करके और बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, शेष फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नया सब्जेक्ट लेकर आपके ज्योतिष ज्ञान को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।